भारत ने पाकिस्तान पर रात की तारीकी में हमला किया, माहौल क्या था? कैसे विद इन नो टाइम हम लोगों ने ऐसी कामयाब स्ट्रेटजीज बनाई जिनके नताइज तो खैर सारी दुनिया ने देखे। और फिर फर्दर डिस्कशन करते हैं कि फिर एयर हेडक्वार्टर्स में क्या चीजें प्लान हो रही थी, क्या इंस्ट्रक्शंस दी गई। बहुत शुक्रिया हैदर, आपने इनवाइट किया। देखिए, दुनिया में जब भी जंगें लड़ी जाती हैं वो उस तमाम ट्रेनिंग का ओवर द इयर्स जो तैयारी होती है, दुश्मन के टैक्टिक्स की, वैल्यूएशन की, इंटेलिजेंस ब्रीफ्स की, और इन रिस्पांस जो आपका अपना रिस्पांस होता है उसका मर्जर होता है बुनियादी तौर पर, और वो पब्लिक में पहली दफा आती है जंग की सूरत में। जो आपने किया होता है ओवर द बिल्कुल। इयर्स, अपने आप को ट्रेंड या इस काबिल किया होता है। तो ये एक लम्हे में नहीं हुआ। मैं सब ट्रिब्यूट्स देना चाहूंगा तमाम पाक फिजाइया के लीडर्स, जो एयर मार्शल असर खान, एयर मार्शल नूर खान से लेके आज तक तमाम सरबराहान को जिन्होंने ये कंट्रीब्यूट किया। और मैं एक हिस्ट्री से रेफरेंस क्विक देता चलूं ताकि हम और ज्यादा बेहतर समझ पाएं। कायदे आजम मोहम्मद अली जिन्ना पाकिस्तान की एयरफोर्स अकेडमी रिसालपुर में तशरीफ ले गए थे 13 अप्रैल 1948 को। और वो दिन था पाकिस्तान बनने के तकरीबन एक साल से भी कम वक्त था। और मिलिट्री एकेडमी एक ही अपनी जिंदगी में विजिट कर पाए बीमारी की वजह से, और वहां उन्होंने बड़ी खूबसूरत बात कही। उन्होंने कहा था जो अ कंट्री विदाउट अ स्ट्रांग एयरफोर्स इज एट द मर्सी ऑफ एनी अग्रेसर। हम्म। पाकिस्तान मस्ट बिल्ड अप एयरफोर्स एज क्विकली एज पॉसिबल। इट मस्ट बी एन एफिशिएंट एयरफोर्स सेकंड टू नन। अब ये सेकंड टू नन का जो लफ्ज है, ये आज पाक फिजाइया का टैगलाइन या मोटो है। अब हम अपने आप को कहते हैं पाकिस्तान एयरफोर्स सेकंड टू नन, वो कायदे आजम के इरशादात के ऐन मुताबिक था। तो वहां से लेके आज तक एयर मार्शल असगर खान उस अकेडमी में कमांडेंट थे, बाद में वो एयरफोर्स चीफ बने, मुसलमान पहले चीफ बने। उनको सबसे ज्यादा क्लैरिटी थी कि कायदे किस तरह का एयरफोर्स चाहते थे। तो ओवर द इयर्स तमाम ने जब डेवलप किया, और खासतौर पर पिछले 4-5 साल से जो डेवलपमेंट्स हम देख रहे हैं, और बिलखसूस 4 साल जो मार्का हक से पहले जो तैयारी की गई थी, वो प्रेजेंट चीफ एयर चीफ मार्शल जहीर अहमद बाबर सिद्धू की कंट्रीब्यूशन थी। कि उन्होंने फोर्स ही किया कि हम दुश्मन का मुकाबला नंबर से नहीं कर सकते, हम कुछ चीजों से कर सकते हैं, एक जज्बा ईमान तो हमारा है। दूसरा, हम क्वालिटी ऑफ ट्रेनिंग। और तीसरा, हम करते हैं टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट, जो हम पहले अडेप्ट करते हैं, पहले एम्प्लॉय करते हैं, पहले इंटीग्रेट करते हैं। तो ये पिछले सालों में ओवर द ईयर्स तैयारी हो रही थी, जिसको मैं कह रहा हूं कि वो मैनिफेस्ट हुई उस रात को जिसका आप जिक्र कर रहे हैं। तो ये एक एग्जीबिशन था उस रिजॉल्व का, उस हिम्मत का, उस ट्रेनिंग का, परसेवेरेंस का और डिटर्मिनेशन का। ओवर द इयर्स इस कौम ने बैक किया मुसल्लह अफवाज को, पर्टिकुलरली पाकिस्तान एयरफोर्स का। ट्रेडिशनली आप देखते हैं कि हमेशा से ही कौम की तवक्कुआत पर पूरी उतरती आई है। तो ये वो रात एक किस्म का इम्तिहान था जब दुश्मन ने 12:30 बजे एक बहुत बड़ा सरप्राइज दिया, कि हमारे हमलावर हुए 85 जहाजों के साथ हमारे बॉर्डर की तरफ बढ़े। हमारे जहाज ऑलमोस्ट लेस देन 5 मिनट्स, 42 जहाज रात को 12:30 बजे हवा में थे हमारे भी कंटेस्ट करने के लिए। और बाकी जो तारीख लिखी गई वो इटसेल्फ दुनिया पढ़ेगी भी, और पढ़ाई जाना शुरू हो चुकी है। और आज भी दुनिया क्यूरियस है कि हमने वो कैसे वो मार का अंजाम दिया पाक फिजाइया ने। अच्छा सर, ये बताइएगा, जिस वक्त भारत हमलावर हुआ और हमने कुछ मिनट्स के बाद ये इत्तलात आना शुरू हो गई कि पाकिस्तान ने, अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान की फ़िज़ाइया ने भारतीय तैयारे गिराना शुरू कर दी हैं। आपने भी फिर बाद में बताया कि ये तादाद जिस वक्त डिस्कस हो रहा था कि एक जहाज़ गिरा, आपने कहा एक नहीं गिरा, ये इतने जहाज़ गिर गए, इसमें इतने रफ़ाल तैयारे हैं, वो भी आपने कन्फर्म किया सबसे पहले। क्या टेम्परेचर था उस वक्त एयर हेडक्वार्टर का स्पेसिफिकली? क्या इंस्ट्रक्शंस दी गई हमारे शाहीनों को जिस वक्त वो दुश्मन के खिलाफ जो है वो इस तारीखी मिशन पर जाने के लिए जहाज़ों में बैठ रहे थे? हैदर, वो फिर मैं वही अर्ज करूंगा कि ये ओवर द इयर्स एक ट्रेनिंग का मरहला था। मैं फॉर्चुनेटली, मुझे स्पेशल इजाज़त दी हुई थी पाक फिजाइया ने। पहले भी मैं 6 साल से पाक फिजाइया की अपने शौक के तौर पर डॉक्यूमेंट्रीज बनाता रहा हूँ। तो ये मुझे एक्सेस थी पाक फिजाइया की मुख्तलिफ एक्सरसाइजेज की। 2024 में इंडस शील्ड एक्सरसाइज हुई थी, मैं उस वक्त भी ऑपरेशनल बेस पर सारा दिन गुजारा था इन्हीं पायलट्स के साथ। और मैंने देखा कि उस वक्त भी ये 60, 70, 70, 80, 80 जहाज़ों की मौजूदगी इस नंबर के साथ सिमुलेट करते थे, वॉर लाइक सिनेरियो, नंबर वन। दूसरा, पाक फिजाइया के सरबराह ने जब इंडक्शन की थी मार्च 2022 में इस जहाज़ों की, अपने कमांड संभालने के एक साल के अंदर रिकॉर्ड मुद्दत में ये जहाज ने ना सिर्फ इंडक्ट हुआ था, बल्कि डे एंड नाइट ऑपरेशनलाइज भी हुआ था। ये स्क्वाड्रन जो नंबर 15 स्क्वाड्रन है, इसके पायलट्स को ये फोकस किया गया था कि आपने कोई काम और नहीं करना सिवाय कॉम्बैट करनी है और राफेल स्पेसिफिक तैयारी करनी है। क्योंकि हमें पता था कि इंडिया ने जो राफेल ऐड किया है वो बहुत बड़ा एडवांटेज है। और आप, ये वही है जो विश लिस्ट पर था प्राइम मिनिस्टर मोदी की, जब उन्होंने अभिनंदन के वाकये के वक्त कहा था कि अगर हमारे पास राफेल होते तो आज मंजर और होता। फिर राफेल आ गए।
हमें पता था कि राफेल को बहुत बड़ा एडवांटेज है, उनके पास तादाद में 36 है, हमारे मुकाबले में एक स्क्वाड है हमारे पास। दूसरा ये एक इंपॉर्टेंट बात ये थी कि एंटी राफेल टैक्टिक्स ओवर द ईयर्स तैयार किए जाते रहे, और इन द लाइट ऑफ दिस जो तैयारी की जाती थी, आप कॉन्फिडेंस देखिए दोनों तरफ, पायलट्स का भी और सरबराह पाक फिजाइया का भी, कि उन्होंने इन जहाजों को जब ये टेक ऑफ पे थे, यानी टेक ऑफ का मतलब ये है कि जब टेक ऑफ आप करते हैं तो आप एयर ट्रैफिक कंट्रोल से परमिशन लेते हैं, क्लियरेंस लेते हैं टेक ऑफ की। दूसरा, जब कॉम्बैट होती है तो उस दौरान फाइटर पायलट जब लॉक करता है दुश्मन का जहाज, तो उसको इजाजत लेनी होती है कि मैंने फलां टारगेट लॉक किया है, ये उसकी लोकेशन है, मुझे क्लियरेंस दी जाए शूटिंग की। तो उसको सेकंड्स के अंदर, मिली सेकंड के अंदर इजाजत मिल जाती है। लेकिन पाक फिजाइया के सरबराह को इन पायलट्स पर इतना ज्यादा भरोसा था कि उन्होंने टेक ऑफ के वक्त इनको क्लियरेंस दी गई थी और इनको कॉल ये दी गई थी कि क्लियर टेक ऑफ, क्लियर टू शूट। बिल्कुल, तो यानी ये इंस्ट्रक्शंस जो हैं ये टेक ऑफ के वक्त डायरेक्टली एयर चीफ की जानिब से पायलट्स को दे दी गई थी। ये अनप्रेसिडेंटेड है। ये शो करता है हैदर कि कितना एतमाद उनको पायलट्स पर था, और कितना ज्यादा पायलट्स को उन पर एतमाद था कि उनकी उस ट्रेनिंग को जो उन्होंने 3 साल की थी उसको वैल्यू किया गया और उनकी जजमेंट को ऑनर किया गया कि वो पायलट बर वक्त सही फैसला कर पाएंगे और कर सकेंगे। दैट शोज द क्वालिटी ऑफ ट्रेनिंग एंड द म्यूचुअल ट्रस्ट। ये दुनिया में नहीं मैंने देखा किसी एयरफोर्स में कि आपको क्लियरेंस प्रायर शूटिंग की इजाजत दे दी जाए। अनप्रेसिडेंटेड है, अनयूजुअल है, और ये आपको, जैसे मैंने अर्ज किया, लेवल ऑफ ट्रस्ट एंड लेवल ऑफ क्वालिटी ऑफ ट्रेनिंग शो करता है। बिल्कुल ठीक। अच्छा सर, इससे पहले कि हम ये जानें कि जब रफाल गिर गए उसके बाद एयर हेडक्वार्टर्स में माहौल क्या था, और फिर उन पायलट्स को जब उन्होंने वापस अपनी अपनी बेसिस पर लैंड किया तो उनको कैसे वेलकम किया गया, मुझे ये बताइएगा कि हम लोगों ने एग्जैक्टली रफाल और दीगर मिग 29, सुखोई 30, मतलब ये भी अच्छे इंपॉर्टेंट जहाज़ हैं, इनको हम लोगों ने गिराया कैसे, हमारे शाहीनों ने कैसे इनको लॉक किया जिस वक्त ये डॉग फाइट, आई डोंट नो एग्जैक्ट वर्ड क्या होगा क्योंकि ये कह रहे हैं कि BVR मिसाइल्स यूज हुए थे, फास्टा बहुत ज़्यादा था, तो हमारे जहाज़ों को लॉक किया गया उनकी जानिब से या सिर्फ हम लोगों ने उनके जहाज़ लॉक किए, कितने जहाज़ हमने लॉक किए और फिर क्यों सिर्फ 7 जहाज़ ही हम लोगों ने गिराए? देखिए इधर उस रात को जब स्क्रैम्बल हुआ, इनको फाइटर्स को टेक ऑफ करने का हुक्म मिला है, तो जब ये हवा में गए हैं तो इंडिया की तरफ से तकरीबन 85 जहाज थे, उनके फ्रंट पे राफेल आ रहे थे। राफेल डुअल पर्पज आ रहे थे, एक तो उसके मिसाइल की रेंज तकरीबन 150 किलोमीटर प्लस है, एयर टू एयर मिसाइल की थे, और दूसरा उसके पास जो बॉम्ब जो वेपन्स गिराता है वो स्टॉर्म शैडो यूज करता है, जो स्टैंड ऑफ वेपन्स वो अपने मुल्क के अंदर रहते हुए फायर कर सकता था, जो उन्होंने भावलपुर पर और मुख्तलिफ जगहों पर आपने देखा था फायर किए थे। तो ये फ्रंट पे इसलिए लाए गए थे कि अगर पाक फिजाइया के जहाज को एंगेज करें तो फ्रंट पे सबसे पोटेंट और सबसे लीथल और डेंजरस जहाज उनका फ्रंट पे होना चाहिए। एक बात ये थी। दूसरा, पाक फिजाइया के जब जहाज हवा में गए हैं तो ये एक डिफेंसिव मिशन पर गए थे। डिफेंसिव का मतलब ये है कि ये डिफेंड करने गए थे कि पाकिस्तान की सरहदों के अंदर और फिजाई हदूद की कोई खिलाफ वर्जी ना करें। लेकिन हमें तो नहीं पता था कि उनके पास जो स्टॉर्म शैडो दूसरे वेपन स्टैंड ऑफ लगे हुए हैं वो इतना डर जाएंगे कि अपने मुल्क की सरहदों के अंदर से लॉक करके शूट कर देंगे। वो किया गया। जब वो कर दिया तो पाक फिजाइया के सरबराह की तरफ से ये क्लियर इंस्ट्रक्शंस थी कि कोई भी वेपन वायलेट करे पाकिस्तान का या फाइटर जहाज वायलेट करे, सिवेरिटी, रिस्पांस और पनिशमेंट एक ही होगी। इसकी रोशनी में इस डिफेंसिव मिशन को ऑफेंसिव मिशन में कन्वर्ट कर दिया गया और ऑर्डर दिया गया कि अब इनको जाने ना दें। वो तो और आगे आना चाह रहे थे उस अटैक के बाद। फिर पाक फिजाइया के जहाजों ने जब लॉक करना शुरू किया और एक एक करके न्यूट्रलाइज करना शुरू किया तो एक एलिमेंट ऑफ पैनिक मच गया। जिस तरफ आप बिल्कुल सही इशारा कर रहे थे कि ये डॉग फाइट नहीं थी। डॉग फाइट वर्ल्ड वॉर में होती थी, 1965 वॉर में हुई, 71 वॉर में। डॉग फाइट ये होती है कि आप एक दूसरे जहाज को देखते हैं, गुत्थम गुत्था होते हैं, सो मच सो के बाद पायलट एक दूसरे के हेलमेट का रंग भी देख सकते हैं, इतनी क्लोज फाइट होती है। तो इस पॉइंट ऑफ व्यू से ये डॉग फाइट क्लासिक नहीं थी, ये बियॉन्ड विजुअल रेंज थी, दुश्मन एक दूसरे को देख नहीं पा रहे थे। बिल्कुल ठीक। अच्छा सर, मुझे बताइएगा, मैं कुछ इंडियन एक्सपर्ट्स को सुन रहा था, उन्होंने कहा जी कि भारत की रफाल्स जो हैं वो एक तो स्कैल्प मिसाइल्स इस्तेमाल कर रहे थे और दूसरा हैमर बॉम्ब्स। स्कैल्प मिसाइल्स का जब मैंने थोड़ा सा पढ़ा, उन्होंने कहा जी कि ये एयर डिफेंस सिस्टम्स को एक सेफ डिस्टेंस पे, जिस तरह आपने खुद कहा, वहाँ से टारगेट करने की सलाहियत रखता है, और हैमर बॉम्ब्स जो हैं ये मिसाइल लॉन्चर्स को टारगेट करने के लिए जो है वो कैरी कर रहे थे। तो भारत तो बार बार कहता रहा कि हम लोगों ने तो स्पेसिफिकली, जिसको वो कहते हैं कि हम लोगों ने टेररिस्ट्स को टारगेट करना था, मिलिट्री टारगेट्स को एंगेज नहीं करना था। बहरहाल उन्होंने यहाँ पर मसाजिद शहीद की, हमारे सिविलियंस को शहीद किया, और उसका जवाब भी फिर हम लोगों ने जो दिया वो सारी दुनिया जानती है। ये स्कैल्प मिसाइल्स और ये हैमर बॉम्ब्स जो मिसाइल लॉन्चर्स और एयर डिफेंस सिस्टम को टारगेट करने के लिए, वो फिर क्यों कैरी कर रहे थे?
नहीं, ये वो गलत बयानी कर रहे हैं कि हम सिविलियन टारगेट्स को किसके लिए जा रहे थे। और ये मल्टीपर्पज बॉम्ब होता है, ये पर्टिकुलरली एक चीज को नहीं करता। स्लैब और हैमर जो दोनों हैं वो जनरल पर्पज भी होते हैं, आप किसी भी इंस्टॉलेशन, कंपाउंड इंस्टॉलेशन तो सबके खिलाफ इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये पर्टिकुलरली उनकी ऑफेंसिव थी ही यही कि उन्होंने ये अंडर एस्टिमेट किया था पाकिस्तान की आर्म फोर्सेस को और खासतौर पर पाक फिजाइया को, और कि वो हम रिएक्ट नहीं करेंगे। उनके फॉरेन मिनिस्टर का कल मैं एक टीवी इंटरव्यू देख रहा था, जब पोस्ट ने पूछा, इंडिया का कोई चैनल था, उसमें उन्होंने कहा था कि आपने क्या सीखा एक साल में, और ये क्या गलतियां या क्या चैलेंज हुआ आपके लिए उस वक्त से लेकर आज तक, या उस वक्त पर्टिकुलरली क्या चैलेंज था जो आपको सरप्राइज मिला। तो उन्होंने कहा कि हम ये नहीं तवक्को कर रहे थे कि पाकिस्तान रिस्पॉन्ड करेगा और पाकिस्तान एयरफोर्स इतनी अग्रेसिवली आ जाएगी। ये हमने अग्रेसिवली जाना था। देखिए, ये इस कौम का कर्ज होता है, मुसल्लह अफवाज पर, पाक फिजाइया पर भी था। तो हमने रिस्पॉन्ड करना था क्योंकि हम नहीं चाहते थे कि दुश्मन कोई भी ऐसी दखलंदाजी करके उसको न्यू नॉर्मल बना दे और जज और ज्यूरी और एग्जीक्यूशन खुद ही कर ले, और वो समझे कि जनाब हम जब चाहेंगे भावलपुर जाएं या किसी और जगह जाएं, हमारी मर्जी होगी। बिल्कुल तो ठीक। हमने ये मैसेज दिया कि हमारी मर्जी के बगैर कोई पाकिस्तान के अंदर आने की कोई जरूरत भी नहीं कर सकता, और उसकी सजा और प्रोहिबिटिव प्राइस हमने इम्पोज कर दी दुश्मन पर। बिल्कुल, जब हमारे शाहीनों ने ये तारीखी मिशन में कामयाबी हासिल की, जो तवक्कुआत हमारे एयर चीफ को थी, कौम को थी इन शाहीनों से, बिल्कुल अल्हम्दुलिल्लाह उसके ऊपर वो पूरा उतरे। जब वापस लैंड किया इन्होंने अपनी अपनी बेसिस पर, कैसे इनको वेलकम किया गया, एयर चीफ के क्या जज्बात थे, एयर हेडक्वार्टर में माहौल क्या था? देखिए, मेरा ख्याल है बहुत ज्यादा शुक्राने का माहौल था, और पाक फिजाइया जाहिर है अब कौम की तवक्कुआत पर हमेशा पूरी उतरी है। बाद में भी जब मैं पहले भी इन पायलट से मिला था, बाद में भी है, बहुत ज्यादा जो हमारी स्पेशल मैं ट्रिब्यूट इन नौजवानों को देना चाहूंगा कि अल्टीमेट ह्यूमिलिटी और कंप्लीट बात करते हुए थ्रू आउट, वो मेरा ख्याल है 4 दफा तो एक जुमले में अल्हम्दुलिल्लाह कहेंगे या अल्लाह ताला का शुक्र बजा लाएंगे। तो ये एक बहुत बड़ी अल्लाह ताला की नवाजिश शायद इसीलिए है कि एक एलिमेंट ऑफ ह्यूमैनिटी है। बहुत ज्यादा पॉजिटिव था ऑपरेशन रूम के अंदर, बहुत ज्यादा एक सेलिब्रेशन थी। और सबसे ज्यादा उस वक्त थी कि जब मेरी ऑपरेशन रूम में बात हुई थी, तो जब मुझे जहाजों का बताया गया था और ये भी क्लियर किया गया था, मैं मीडिया को बता सकता हूँ, तो मैं एज अ फॉर्मर फाइटर पायलट मेरा पहला सवाल यही था और नेचुरल इंस्टिंक्ट था, तो मैंने कहा था कि सर अपने जहाजों का बताएं कि क्या खरीद। जी। तो जब ये कहा, जो आज भी मेरे कान में गूंजते हैं, जब उन्होंने कहा कि सर ऑल काउंटेड एंड ऑल लैंडेड सेफ। अल्हम्दुलिल्लाह। बिल्कुल ठीक। तो सर, फिर आप चूंकि फाइटर पायलट रहे हैं, आप उन पायलट्स की पल्स को हम लोगों से बहुत बेहतर समझ सकते हैं, लेकिन बताइएगा कि जब एक पायलट इस तरह के मिशन पर जाता है, उसकी फीलिंग्स क्या होती हैं, और उसको इस चीज़ का भी अंदाज़ा है कि मेरे सामने जो दुश्मन है उसके पास हथियार मुझसे ज़्यादा जदीद हैं, वो मुझे नुकसान पहुंचा सकता है। तो वो उस वक्त सर क्या उसके जहन में क्या चल रहा होता है? देखिए, मैं अक्सर ये जब पिछला कॉन्फ्लिक्ट हुआ था तो मीडिया यही सवाल करता था जो आपने अभी किया, और बड़ा रेलेवेंट सवाल है, जाहिर है। मैं ये अर्ज करता चलूं, देखिए मैं अक्सर लोगों को कहता हूं कि जो जहाज होता है वो चलता है फ्यूल से, जाहिर है। लेकिन जो पायलट, फाइटर पायलट, चाहे वो फाइटर पायलट का मतलब मैं ये नहीं है कि सिर्फ पायलट जंग लड़ते हैं। मैं एयर डिफेंस कंट्रोलर्स को, वेपन कंट्रोलर्स को, तमाम एयर ट्रैफिक कंट्रोलर्स को जो सपोर्ट रोल में होते हैं, तमाम के तमाम एक कंट्रीब्यूट कर रहे होते हैं। तो मैं कह रहा हूँ फाइटर पायलट जब हवा में जाता है तो मेरा फ्यूल तो लोगों की दुआएं और तवक्कुआत होती हैं। मेरी एक्सपेक्टेशन, दुनिया के जो मेरे से मेरे कौम की एक्सपेक्टेशन होती है, वो एक ऑब्लिगेशन होती है। और मैं अक्सर उन दिनों में भी कहा करता था, मुझे अभी बात याद आ गई, तो मैं कहता था कि आई वुड लव टू डाई फॉर माई कंट्री, बट आई वुड लाइक माई एनिमी टू डाई फॉर हिज कंट्री फर्स्ट। बिल्कुल ठीक। अच्छा सर, तो ये भी बताइएगा, हमने एक और चीज़ जो इस जंग के अंदर पाकिस्तान की अफवाज ने, वैसे तो एक नहीं दो नहीं, हर महाज पर अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला ने बड़ा करम किया, बड़ा फजल किया, हम लोगों को कामयाबियां मिली। जो S-400 की बैटरीज को सर हमने तबाह किया, जो मुझे पता चला, मुझे करेक्ट कर दीजिएगा अगर मैं गलत हूं, कि हमारे 3 JF-17 थंडर्स थे जिनको ये मिशन दिया गया कि S-400 को तबाह करना है। वो सर बुनियादी तौर पर कैसे हुआ, कैसे उनको हमारे जो इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर के लोग थे उन्होंने कैसे उसको जैम किया, और फिर कैसे उनको टारगेट किया गया, और ये कितना बड़ा नुकसान था बुनियादी तौर पर भारत के लिए? देखिए, हिंदुस्तान के पास 3 मेन बैटरीज थी जो हिंदुस्तान को कवर करती थी, और मैं आपको विजुअलाइजेशन के पॉइंट बता देता हूं कि ये तकरीबन 600 किलोमीटर का इसका रेडियस होता है, जिससे ये तकरीबन 200 टारगेट्स को साइमल्टेनियसली ट्रैक कर सकता है, S-400 इसका जो रेडार है। और जब वो जहाज 400 किलोमीटर करीब आते हैं तो ये 32 को लॉक करके शूट कर सकता है।
S-400 का जो डिजिट 400 है, उसका मतलब ये है कि 400 से किलोमीटर से नजदीक नहीं आने देता किसी को। ये क्लैरिटी पहले कर लेनी चाहिए। 3 बैटरी जो हमें 3 में से 2 थ्रेट कर रही थी, वो थी एक आदमपुर और ये जो सेंट्रल पंजाब पाकिस्तान है इसके ऑपोजिट, यानी लाहौर और साहिवाल के ऑपोजिट, और दूसरा एक भुज था जो कराची के ऑपोजिट उनका रडार था, जो समंदर भी कवर कर रहा था और नॉर्थ की तरफ भी उनके कवर कर रहा था। तो ये 2 बैटरीज हमें थ्रेट कर रही थी डायरेक्ट, या हमारी अपडेट दे सकती थी, प्राइमरीली प्री वार्निंग दे सकती थी इंडियन को। तो ये एक मान था उनका। ये जब ये हमने हमला करने का सोचा तो ये बहुत डेंजरस मिशन था। बहुत डेंजरस मैं इसलिए कह रहा हूँ, वन ऑफ द मोस्ट डेंजरस मिशन जो पूरे कॉम्बैट के अंदर मैं बता सकता हूँ ये था। इस वजह से इसको सुसाइडल मिशन भी कह सकते हैं। जी, सुइसाइडल वन वे मिशन भी इसको कहा जाता है, और ये ठीक कहा जाता है, इसलिए मैं अर्ज कर देता हूं कि क्यों कहा जाता है। 600 किलोमीटर पे जो पिक कर लेता हो और 400 किलोमीटर पे 32 मिसाइल फायर कर सकता हो, और जो आने वाला जहाज है, जो हमारा JF-17 थंडर था, वो अप्रोक्सीमेटली 1000 किलोमीटर स्पीड पे था, 1000 किलोमीटर। जबकि जो S-400 का जो मिसाइल है, इसमें 32 मिसाइल लगे होते हैं, और 32 के 32 डिफरेंट साइज कैटेगरी के हैं। जब ये टारगेट आने वाले को पिक करता है तो इसका कंप्यूटर सेक्शन डिसाइड करता है कि कौन सा सबसे पोटेंट, लीथल और इफेक्टिव और टाइमली रिस्पॉन्ड के लिए कौन सा मिसाइल फायर किया जाएगा इसके ऊपर। इतनी वैरायटी है इसके पास, नंबर 1। नंबर 2, इसकी 1000 किलोमीटर जो इनकमिंग एयरक्राफ्ट आ रहा है, फॉर एग्जांपल JF-17 थंडर है, उसके मुकाबले में जो ये फायर किया जाता है वो Mach 15 स्पीड है। Mach 15 इज इक्वल टू 17,000 किलोमीटर पर आवर, यानी 17 गुना ज्यादा। 17 गुना ज्यादा हमारे जहाज से। तो इमेजिन करें कि पायलट के पास क्या अर्ली वार्निंग थी, ऑलमोस्ट नील। इतनी करीब पे, इतनी स्पीड के ऊपर चंद सेकंड में उसने आके हिट करना था। तो ये मैं इसलिए कहता हूं ये बहुत डेयरिंग मिशन था। लेकिन उसका इफेक्ट जिस तरह आप पूछ रहे हैं, और बिल्कुल ठीक पूछ रहे हैं, कि उसका इफेक्ट ये हुआ कि हिंदुस्तान की ऑलमोस्ट एयरफोर्स सर्वेलेंस पॉइंट ऑफ व्यू से ब्लाइंड हो गई। प्राइम मिनिस्टर मोदी ने जाकर 4-5 दिन बाद के मिसाइलों के पास खड़े होकर तस्वीर खिंचाई थी, तो मुझे तो उस वक्त भी मैं स्माइल किया। मैंने कहा प्राइम मिनिस्टर मोदी को यह भी किसी को बताना चाहिए था कि पाकिस्तान एयरफोर्स ने मिसाइल्स को टारगेट ही नहीं किया, हमने रेडार इस बोर्ड को टारगेट किया था, जो आईज थी, आईज और ईयर्स को टारगेट किया था। मिसाइल तो खड़े रह जाएंगे जब हिंदुस्तान हमें देखेगा ही नहीं आते हुए, तो हमने मिसाइल्स को हिट नहीं किया था। तो ये बहुत बड़ी डायनामिक्स चेंज हुई, इंडिया की विल टू फाइट खत्म हो गई, इंडिया की मिलिट्री कैपेसिटी, सर्वेलेंस और अर्ली वार्निंग की बहुत ज्यादा कॉम्प्रोमाइज हो गई थी। इसका मतलब है कि उन्होंने अगर हमारे जहाजों को पिक करना है तो मोस्टली पर एयरबोर्न अर्ली वार्निंग पे रिलाय करना पड़ेगा, जो ना सिर्फ टाइम टेस्टेड है, फटीग है, एक्सपेंसिव है और ऑब्वियसली लिमिटेड है, और उसमें उनका ट्रैक रिकॉर्ड भी हमारे खिलाफ बहुत गंदा है। सर ये भी बताइएगा कि अब ये तो हो गया जंग का माहौल, अब इस वक्त पिछले 1 साल से आज तक हम लोगों ने आई एम श्योर कि हर दिन मजीद प्रिपेयर किया है खुद को, हम लोगों ने अपनी कैपेबिलिटीज को इंक्रीज किया है, बहुत सी बातें हो रही हैं J-35 जहाज की। उसके अलावा जो लास्ट कॉम्बिनेशन जिसको मैं प्रवीण सानी साहब को बहुत सुनता हूँ और उनको कोट भी करता हूँ, वो कहते हैं कि JF-17 थंडर्स और J-10s के साथ PL-15 का जो कॉम्बिनेशन था, ये भारत के लिए, पाकिस्तान का बड़ा लीथल कॉम्बिनेशन था। अभी J-35 और PL-17 की बातें हो रही हैं। एक तो सर बताइएगा कि ये कब हमारे बेड़े में शामिल हो रहे हैं, और ये कॉम्बिनेशन ये भारत के लिए किस कदर खौफनाक होगा? देखिए भाई, यहां तक तो मैं कंफर्म कर सकता हूं कि इन द लाइट ऑफ पिछली जो जंग हुई थी, पाक फिजाइया कनेक्टेड है मुख्तलिफ मुल्कों के साथ, इंक्लूडिंग अमेरिका, चाइना। लेकिन अभी डील शायद मैं इस वक्त कोई ऐसी मेजरेबल टर्म में बताने की पोजीशन में नहीं हूं कि मैं शेयर कर सकूं कि कहां पे पहुंची है या डिस्कशन कहां पर है। लेकिन डायनामिक्स बहुत चेंज हो जाएंगे, इसमें कोई शक नहीं है। बहुत ज्यादा हमने पिछले जो चैलेंजेस थे उसको ओवरकम भी किया है। एक मैं आपको पर्सनल नैरेटिव बता सकता हूं कि मैं साइबर कमांड बाद में भी गया था, ऑपरेशन रूम के, जहां पे मैं पहले भी गया था और बाद में भी गया था। तो आपके व्यूअर्स की इत्मीनान और सुकून और प्राइड के लिए बता सकता हूं कि जब मैं उनके हेड से बात कर रहा था, जो साइबर कमांड को हेड कर रहे हैं, जिनको आपको याद करा दूं, जिन्होंने साइबर हमला किया था, ट्रेनों का नेटवर्क जैम कर दिया, वेबसाइट्स लाखों हैक कर दी थी, सीक्रेट डाटा उठा लिया था, राफेल जो 30 तारीख को उड़े थे हवा में, उनको जैम कर दिया, उनकी कम्युनिकेशन डिले और डिस्टर्ब कर दी थी, ये वो साइबर कमांड है। तो जब मैं उनके जो टॉप लीडर थे उनसे बात कर रहा था, डिस्कशन कर रहा था जंग के बारे में कि ये आपने कैसे किया और वो कैसे किया, मैं अपनी डॉक्यूमेंट्रीज के सिलसिले में डिस्कशन कर रहा था, तो उन्होंने लाइटर मोड पे मुझे कहा कि सर आप और मीडिया तो पिछली जंग की बातें कर रहे हैं, आप तो अगली की तैयारी कर रहे हैं। जिसका मतलब ये है कि पाक फिजाइया एक दिन के लिए भी सिट बैक और रिलैक्स मोड में नहीं गई। वो किसी स्टेज पे उन्होंने ये नहीं समझा कि आप अब हमने जंग क्योंकि जीत ली है, कौम हमसे खुश है, हम सेलिब्रेशन मोड में रहते हैं कुछ अर्सा, ऐसा बिल्कुल नहीं है। द वेरी नेक्स्ट डे, नेक्स्ट वीक, नेक्स्ट मंथ वो टारगेट जो टाइम पे अचीव होने थे वो हो रहे हैं।
इन द लाइट ऑफ दैट बल्कि और ज्यादा ऑब्लिगेटरी हो गया हम पर कि जो चीजें हमने शायद बैक बर्नर पर की होंगी प्रायोरिटाइजेशन में, वो हमने समझा कि पहले प्रायोरिटाइज करनी है, तो वो फ्रंट पे आ गई। तो हमारा जितनी हमारे तमाम टेक्नीशियंस हैं, इंजीनियर्स हैं, डिफेंस कंट्रोलर्स हैं, वेपन्स हैं, ग्राउंड स्टाफ है, इवन सिविलियन जो पीएफ के हैं, आई थिंक तमाम गेयर्ड अप हैं। और सबसे ज्यादा एक एलिमेंट ऑफ प्राइड है, जब मैं उनके चेहरों पर देखता हूं तो मुझे एक एलिमेंट ऑफ सेटिस्फेक्शन नजर आता है कि वो अपनी कौम की तवक्कुआत पर पूरे उतरे हैं। पिछले साल मैं जुलाई अगस्त में सून आफ्टर द वॉर गया था कनाडा, अमेरिका, कुछ टॉक्स थे, कुछ इंटरव्यूज थे। तो आप यकीन करें हैदर कि मुझे जब लोग आके मिलते थे, मुझे ऐसा लगता था या वो मुझे ऐसा महसूस कराते थे कि मैंने वो जहाज मारे। तो वो जब मैं उनसे कहता था जी कि नहीं मैं आपकी फीलिंग पहुंचा दूंगा, मैंने नहीं मारे। जी सर, तो आपने वो मीडिया पर बैठ के सर आपने भी मारे हैं। नहीं, वो वो तो मैं उनको यही कहता था। तो वो मुझे लाइटर नोट पे कहते थे कि सर हमें क्या पता 12:30 बजे जहाजों पर क्या गुजरी, हमारे पायलट कौन से थे, हमने तो शक्लें नहीं देखी हैं, हमने तो जहाज पता ही नहीं था, लेकिन आपने हमें बताया। तो मैं उससे कनेक्ट कर पा रहा हूँ, मैं इमोशनल कनेक्शन की बात कर रहा हूँ, मैं अपनी रेलेवेंस की बात नहीं कर रहा, मैं लोगों की प्यार, मोहब्बत, अकीदत, रिस्पेक्ट की बात कर रहा हूँ कि ओवरवेल्म थी। और लोग इस तरह एडमायर कर रहे थे पाक फिजाइये को कि मेरे लिए मुश्किल था। मुझे वहां पे आप विजुलाइज करें, मैं ऑन द लाइटर नोट एक और बात कहता हूं, मुझे लोगों ने ऑडियो मैसेज उसी वक्त भेजे कि आप पाक फिजाइया के सरबराह से कनेक्टेड हैं, ये ऑडियो मैसेज आपने जरूर भेजना है हमको। बिल्कुल ठीक सर। आखिर में ये बताइएगा कि पिछले साल भारत का जो गुरूर था रफाल, हमने वो गुरूर खाक में मिलाया। S-400 जिसके ऊपर वो बड़ी बातें करते थे जी कि हमारे पास S-400 है, पाकिस्तान हम पर हमलावर नहीं हो सकता, अल्हम्दुलिल्लाह हमने वहां पर भी उनको नाको चने चबवाए, नीस्तो नाबूद किया। अब दोबारा पिछले एक साल से तकरीबन मुसलसल एक तो उनकी स्टेटमेंट्स हैं कि ऑपरेशन सिंदूर जारी है, हम किसी भी वक्त दोबारा पाकिस्तान पर हमला, उनकी मिलिट्री लीडरशिप की जानिब से भी पॉलिटिकल तो खैर बातें करती सो करती है, उनकी मिलिट्री लीडरशिप भी इस तरह की स्टेटमेंट्स दे रही है। आपको प्रैक्टिकली लगता है कि जो हशर हमने उनका किया है वो दोबारा मुस्तकिल करीब में सोचें भी कि हमने पाकिस्तान के साथ के खिलाफ कुछ शरारत करनी है दोबारा? नहीं, सोचने में तो कोई पाबंदी मैंने कभी नहीं लगाई। मैं तो कहता हूँ सोच ले, लेकिन सोचने के साथ आपने फिर प्राइस टैग भी कैलकुलेट करनी होती है। मैं हमेशा कहता हूं कि देखिए जंग शुरू करना आसान होता है निस्बतन, जंग को कंक्लूड करना मुश्किल होता है। ईरान अमेरिका की जंग देख लें, इंडिया पाकिस्तान की जंग देख लें, आपने मिलिट्री हमला करने के बाद, ऑफेंस लॉन्च करने के बाद, अपने जिसके पास इनिशिएटिव होता है उसने ट्रॉफी भी दिखानी होती है लोगों को। हिंदुस्तान को दिखा सका, अमेरिका दिखा सका, आप पर ऑब्लिगेशन ये होती है। बहुत मजबूत प्रोफेशनल एयरफोर्स है, मैं आज भी बड़ी इज्जत करता हूं। आई एम श्योर आपके व्यूअर्स इंडिया में आप तो ज्यादा सख्त जुबान इस्तेमाल करते हैं या फर्म इस्तेमाल करते हैं, मैं सख्त नेगेटिव सेंस में नहीं कह रहा, मतलब आप बड़ी कन्विक्शन से करते हैं। तो मैं तो बहुत सॉफ्टली कहता हूं कि इंडियन एयरफोर्स बहुत प्रोफेशनल एयरफोर्स है, बट आपने गलतियां की हैं, आपको मानना चाहिए। आपको आगे तब चल पाएंगे जब आप मानेंगे, पब्लिकली नहीं माने, प्राइवेट तो मान लें आप। लेकिन अगर हमला करने की उन्होंने जरूरत की तो और बड़े सरप्राइजेज इंतजार कर रहे हैं, ये मैं कंफर्म कर सकता हूं आपको। इंशाल्लाह ताला अल्लाह से दुआ भी है कि अल्लाह की ब्लेसिंग रही तो हम जरूर कामयाब भी होंगे और उससे ज्यादा प्रोहिबिटिव कॉस्ट इंपोज करेंगे जो पिछले साल की थी। क्योंकि हिंदुस्तान ने अगर हमला करना है, हमला करना कोई मैं उसको मुश्किल नहीं समझता उनके लिए, लेकिन फिर वापसी उसको क्लोज कैसे करना है वो फिर प्रेसिडेंट ट्रंप को दोबारा शायद उस वक्त सदर ना हो, किसी और सदर से रब्ता करना पड़े या इन्हीं को दोबारा फोन करेंगे।